कि आप देखेंगे ट्रांसजेंडर किसी भी क्षेत्र में आज झारखंड में आगे नहीं है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे तो हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे है, क्योंकि हम कहीं दिखते ही नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक मेमो लेके आती है और बोलती है कि हम लोगों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है। उसके बाद में भी अभी तक 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स लैप्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो ओनली डॉक्यूमेंट्स में उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। मुझे सरकार से बस यही उत्तर चाहिए कि जब हमको एज ए ह्यूमन नहीं ले रहे, एक सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो अब कब मानोगे? जब आप नहीं मानोगे तो सोसाइटी कैसे मानेगी? मैया योजना में दी जा रही है, वहाँ पर लगभग 2000 तक दी जा रही है, बट हमको 1000 क्यों दी जा रही है? हमको उसका मतलब आप इक्वली मान नहीं रहे हो अपने सोसाइटी का पार्ट। हम लोग अपने लिए तो मांग रखते नहीं है, कोई भी महिला या पुरुष। ये मौलिक अधिकार की बात है, वो सबको मिलता है। संविधान में भी ये कहा गया है। अब नहीं मिल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उतनी गहराई में तो मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये गलत है कि उनको अलग से एक संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को रखना पड़ा, अपने मौलिक अधिकारों के लिए मांग रखनी पड़ रही है। ये गलत बात है। हर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अमरजीत सखी हमारे बीच मौजूद है और आज आप लोगों ने मीटिंग रखी थी। किन किन मुद्दों को लेकर के आज बैठक हुई? देखिए, सबसे बड़ा हमारा, सभी को पहले तो मेरा जोहार। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के, क्योंकि आप देखेंगे ट्रांसजेंडर किसी भी क्षेत्र में आज झारखंड में आगे नहीं है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे तो हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे है, क्योंकि हम कहीं दिखते ही नहीं हैं। वेलफेयर बोर्ड के लिए हमने पीआईएल डाला, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सभी राज्य सरकारों को कि आपको वेलफेयर बोर्ड बनाना है। 2014 में बोला गया, आज देखें 2025 आ गया, अभी तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बना। 2023 में हमने पीआईएल डाला और 2024 में जाके जब वो पीआईएल की जब ये बात आई तो जो समाज कल्याण विभाग है उन्होंने सरकार को ये वो कह दिया कि हमने तो बना लिया सिर्फ ऑन पेपर, लेकिन उस पर काम कब होगा? जब भी मैं उनको बोलती हूँ, ये बोलते हैं कि हम ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं, जब चयन होगा तब हम इस पे काम करेंगे। तो हम क्या उसे ट्रांसजेंडर नहीं दिखाई दे रहे? ये ट्रांसजेंडर नहीं है, और भी ऐसे ट्रांसजेंडर काम करते हैं, एक्टिव पर्सन है। अब उनको कैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति चाहिए ये मुझे नहीं पता, कि वो पैसा लेकर के उसमें रखेंगे या उनको क्या चीज़ें चाहिए, अब ये तो वो ही जानते हैं कि उनको कैसे व्यक्ति चाहिए। अभी इस बार के महाकुंभ में आपको महामंडलेश्वर झारखंड से ये पद दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही सनातनी थे और सनातन धर्म में ही हमारा जिक्र है। बाकी धर्मों में शायद मैंने बहुत कम ही सुना है। आज हमारे जो समाज आप देखें घर में बधाइयाँ मांगता है तो सनातन धर्म की वजह से ही मांग रहा है, क्योंकि जब श्री राम प्रभु जब वनवास के लिए जा रहे थे, सरजू नदी के किनारे तक सभी लोग उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बोला चले जाओ, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नहीं कहा। वो 14 साल तक वही वनवास करते रहे प्रभु श्री राम के, जब तक वापस नहीं आए तब तक। तो भगवान ने हमें ब्लेस किया कि तुम जिस कर भी जाओगे आशीष का कारण बनोगे। तो देवताओं के समय से हमारा वजूद है, तो आज उस वजूद से मैं जुड़ गई और आज पूरे झारखंड से पहली महामंडलेश्वर तृतीय समुदाय से मुझे बनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं धर्म के लिए आगे बढ़कर कार्य करूँगी और धर्म को एक ऐसी जगह पर लेकर के जाऊँगी जहाँ पे आप देख रहे हैं आज का जो दौर है वो बहुत अलग होता जा रहा है। विसर्जन के समय अश्लील गाने बज रहे हैं, मतलब भगवान को हमने मजाक समझ लिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब काम करना है। अभी हम झारखंड में सनातनी मठ का निर्माण करने वाले, जिसमें हम सनातन धर्म के बारे आज के युवाओं को जागरूक करेंगे कि धर्म को मजाक ना समझा जाए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी भी जो सोसाइटी में है बच्चे जो हैं ट्रांसजेंडर निकल जाते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने कि मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया, तो कई बार देखे होंगे ना कि जब कोई घर पे कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आता है या मार्केट में कोई ट्रांसजेंडर दिखता है तो लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। वो सोचते शिव शक्ति का स्वरूप है, इनका आशीर्वाद लगेगा। तो भाई जब हम आप शिव शक्ति का स्वरूप समझते हैं, जब आपके घर में वैसा बच्चा पैदा हो गया तो आपको तो गर्व फील होना चाहिए कि आपके घर में एक ट्रांसजेंडर जो शक्ति स्वरूपा हुआ आपके घर में पैदा हुआ है। लेकिन पता नहीं सोसाइटी को और समाज को क्या हो जाता है, जब उनके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाता है तब उन्हें कलंक का कारण दिखता है। तो मैं ऐसे माता पिता से यही विनती करूंगी, अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा उसे सपोर्ट करे, अगर आपका कोई दोस्त ट्रांसजेंडर उसे सपोर्ट करे, आपकी कोई भाई ट्रांसजेंडर या बहन ट्रांसजेंडर उसे सपोर्ट करे, उसे नेग्लेक्ट ना करे। हमारे बीच एडवोकेट जगदीश मौजूद है झारखंड हाई कोर्ट के। सर, अभी तक जितने किन्नर समाज के लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिल पाया है, सरकार जो है इनके लिए सोच नहीं पा रही है, क्या कारण रहा?
देखिए, इसमें तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश को आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। हमारे आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, जो स्पेसिफिकली बोलता है कि किसी भी कास्ट, जेंडर पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक ट्रांसजेंडरों के राइट्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और हमेशा से आर्टिकल 14 जो समानता अधिकार है, इनके साथ में उसका उल्लंघन होते गया है, ठीक है। उसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में नालसा के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, पीएल जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि नहीं, इनको भी कंसिडर करना चाहिए, इनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है, तो देखिए 1947 के बाद में आपका 2019 में एक एक्ट आता है, जो कि एक्ट में आपका ट्रांसजेंडर राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात होती है, जो 2019 में आता है। उसके बाद में भी आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत से स्टेट में आज भी एज पर दी एक्ट हर स्टेट में आपका ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, वो कि अभी तक बहुत सारे राज्यों में इस्टेब्लिश नहीं हुआ है और झारखंड भी उनमें से एक राज्य था जो पिछले साल तक यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। और फिर हमारे ही अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में एक पीएल दाखिल किया गया। पीएल फाइल करने के बाद में जब ऑर्डर आता है लास्ट जुलाई में, उसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक मेमो लेके आती है और बोलती है कि हम लोगों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है। उसके बाद में भी अभी तक 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स लैप्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो ओनली डॉक्यूमेंट्स में उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो आज ये जो मीटिंग हुई है, इसके बाद में हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि अब वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करके उस बोर्ड को एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आगे हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे। हमारे बीच नम्रता सोनी मौजूद हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और समाज के लिए बहुत सारे इन्होंने काम भी किया है। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र 19 में। आज ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी भी जो जितने ट्रांसजेंडर हैं, जितने किन्नर समाज के लोग हैं, उसे हीन भावना से लोग देखते हैं। जी, बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है क्योंकि देखिए उन्होंने खुद इस रास्ते को नहीं चुना है, वो अभी जहाँ है उसको खुद नहीं चुना है, वो भगवान ने उनको वैसा बनाया है। तो जिस तरह से हम महिला पुरुष की कैटेगरी हमने रखी है, एक उनकी भी कैटेगरी है और उसी समान रूप से उनको समाज में एक जगह मिलनी चाहिए। बहुत दुःख की बात है कि आज हम लोग इतना पढ़ लिख कर के भी उनको हीन भावना से देखते हैं, उनको अपने से अलग मानते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे समाज में। एक खुले मन से, खुले विचार से हम लोगों को, जैसे महिला पुरुष को सामान्य रूप से लेते हैं, वैसे ही उनको भी लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसलिए जब भी मुझे बोलते हैं आने को, मुझे लगता है मैं किसी तरह पहुंच जाऊं, उनको ये ना लगे कि अच्छा ये हमको अलग समझ रही हैं इसलिए हमारे पास आ नहीं रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इनकी जो मांगे हैं सरकार से, वो पूरी नहीं हो पा रही है। लगातार ये जो है अपना पिटीशन भी दायर कर चुके हैं, सरकार से बहुत सारी चीज़ों को मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार की ध्यान इन लोगों पर नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको मांग रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। हम लोग अपने लिए तो मांग रखते नहीं हैं, कोई भी महिला या पुरुष, ये मौलिक अधिकार की बात है, वो सबको मिलता है। संविधान में भी ये कहा गया है। अब नहीं मिल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उतनी गहराई में तो मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन हाँ, ये गलत है कि उनको अलग से एक संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी माँगों को रखना पड़ा, अपने मौलिक अधिकारों के लिए माँग रखनी पड़ रही है, ये गलत बात है। हर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कई जगहों पे ये लागू भी हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, मतलब ज़्यादा दिन ना लगे, ये संघर्ष जो इन्होंने किया है उसका प्रतिफल इनको ज़रूर से ज़रूर और जल्द से जल्द मिले, मैं यही चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की आज प्रेस क्लब में मीटिंग रखी गई। हमारे बीच हिमांशी सखी मौजूद है। आज किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, हिमांशी? हमारा यही मुद्दा था कि जब वेलफेयर बोर्ड के लिए पिटीशन हमने डाला, हमने ये हमारी लड़ाई 2014 से, जब हमको नालसा जजमेंट एक तृतीय लिंग के रूप में जब एक्सेप्ट किया, तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्यों को एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की ज़रूरत है और उस वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके वेलफेयर के लिए काम होना, ये आवश्यकता कर दी गई।
पर वो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। फिर हमने वो 2019 में जाके हमने उसके लिए पिटीशन डाला, पिटीशन का फिर रिप्लाई आया 2024 में। यहाँ हमारे रांची का हाई कोर्ट में हमें वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए जब दबाव दिया गया, तब हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक पेपर, बस पेपर में ही एक सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन कर दिया और बोला गया कि हाँ, हम 6 महीने में या कुछ अंतराल में मीटिंग करेंगे, और उसका अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। वो बस एज ए पेपर में ही है। जब भी हम बोलते हैं कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का चयन क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर क्यों नहीं हो पाया, बस वो बोलते कि हमने विज्ञापन दिया है बट कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आगे से नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति ने पीआईएल डाला है या फिर जो सामने से आके उस जगह के लिए जब डिमांड कर रहा है, आप उन व्यक्तियों को क्यों नहीं दे रहा? आपको और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति में जो आप उस बोर्ड में रख पाएंगे उनको? मैं एक वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स की हुई हूँ, मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, मुझे पता है कि सोसाइटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे वर्क करती है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है। तो और क्या चाहिए गवर्नमेंट को कि आप वेलफेयर बोर्ड में आप उन किसी व्यक्ति को रख पाएँ? मुझे सरकार से बस यही उत्तर चाहिए कि जब हमको एज ए ह्यूमन नहीं ले रहे, एक सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो अब कब मानोगे? जब आप नहीं मानोगे तो सोसाइटी कैसे मानेगी? जी, मुझे ये जानना सरकार। और मुझे सरकार से जानना है, जैसे सभी राज्यों में एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिल रहा है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, बट हमारा झारखंड इसमें पीछे क्यों है? अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमको आरक्षण क्यों नहीं है? बोला जा रहा है 2% आरक्षण है, 2% आरक्षण, बट वो 2% आरक्षण क्यों नहीं दिख रहा है? वो दिखना तो चाहिए ना। जब आप बोल रहे हैं 2% आरक्षण है, या फिर पेंशन की बात है तो पेंशन बहुत कम लोगों को दी जा रही है, वो पेंशन अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हो पाई है। एक अच्छा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन 1000 से क्या होता है कोई व्यक्ति को जिनका कोई परिवार नहीं है? जो परिवार मैया योजना में दी जा रही है वहाँ पर लगभग 2000 तक दी जा रही है, बट हमको 1000 क्यों दी जा रही है? हमको उसका मतलब आप इक्वली मान नहीं रहे हो अपना सोसाइटी का पार्ट। और हम तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, माइनॉरिटीज़ में आते हैं, हमारा कोई हमारे लोगों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई एक कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता है। हम वैसे सोसाइटी से आते हैं, तो फिर हमको आप उस जगह पे क्या आप हमको समझ रहे हैं? ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा ही दुःख लगती है कि सरकार इतने बड़े मुद्दों को इतने इग्नोरेंस से लेती है, हमको इतना इग्नोर कर रही है सोसाइटी। एज ए सिविल सोसाइटी के दर्जे में हमको एज ए कम से कम पार्ट तो मानना चाहिए ना। जी। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार मांगे की हैं और इस मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी धरातल पे जो है, जो मांगे हैं आपकी, वो बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जैसे सोसाइटी की बात अगर कर रहे हैं, तो समाज में अभी भी उसी तरह से लोग देखते हैं आपको, उस पर क्या कहें? सोसाइटी में एक्चुअली लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया गया है, इसी के वजह से भ्रांतियां हैं और स्टिग्मा है और स्टीरियोटाइपिंग है। जब तक हम लोगों को एज ए सोसाइटी हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक हम बात नहीं करें इन चीज़ों के बारे में, अभी भी ये स्टिग्मा का पार्ट बहुत ज़्यादा है। यदि हम कहीं पर सेक्सुअलिटी, जेंडर या सेक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा हो जाती है कि लोग हाँ क्या बात कर दिया, ट्रांसजेंडर के मुद्दों के बारे में। जैसे आज ही देख लीजिए ना, हमने इतने लोगों को आमंत्रण, लेकिन बहुत कम लोग आए, क्योंकि एक ये उनको लगता है कि ये हमारे दायरे से अलग है। जब उधर से ही ऐसे रिस्पॉन्स आएगा, और हम एज ए ट्रांसजेंडर सीवीओ कितना ही हम सेंसिटाइज करें, हाँ इसमें सरकार का भी कुछ पार्ट होना चाहिए कि वो भी कुछ लोगों को सेंसिटाइज करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो मैरिज राइट्स के लिए जो भी पीआईएल डाली गई थी, उसमें भी सरकार ने ये बोला कि सरकारों को जागृत होना पड़ेगा, उनको स्कूल्स में या फिर सभी संस्थाओं में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और ये सरकार ही करेगी। हम जितना हो सके हम करते हैं, बट हमारी भी एक लिमिट होती है कि हाँ हम इतने लिमिट में कर सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी, तब जाके ही इन सब से स्टिग्मा दूर होगी। रांची में लगभग हम कितने सालों से एडवोकेसीज और सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी आज भी लोगों के दिमाग में ट्रांसजेंडर मतलब होती है कि स्टिग्मा है कुछ ना कुछ। लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को अपना दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कैजुअल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आप ही की समाज से उठ के आते हैं। हम कोई मार्स ग्रह से उठ के नहीं आ रहे हैं कि हम अचानक से आ गए और हम दिखाई दे रहे हैं। हम बहुत पहले से दिखाई दे रहे हैं, हम अब दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। तो हमको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाए, बस इतने ही डिमांड है।
अभी भी जैसे आप लोग बाहर निकलते हैं, आने-जाने के दौरान बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर जैसे वॉशरूम जाना हो तो उसको लेकर के भी प्रॉब्लम होती है। आम तौर पे देखा जाए तो जैसे अलग-अलग जगहों पे, चौक-चौराहों पर 2 ही तरह के वॉशरूम होते हैं। तब आप लोगों को क्या-क्या परेशानी होती है? वॉशरूम की तो बहुत बड़ी इशू है मैम। गवर्नमेंट सेक्टर्स में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ही सबसे पहले एक वॉशरूम बन जाए, वही बहुत बड़ा बात है कि ये शुरुआत गवर्नमेंट को खुद के ऑफिस से करनी चाहिए कि आप अपने ऑफिस में ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनवा रहे हो। हमने लड़ के हॉस्पिटल्स में बनवाई है ट्रांसजेंडर टॉयलेट। हमने जमशेदपुर में बार बार एडवोकेसीज करके सदर में बनवाई हैं और वहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स में हमने वहाँ बनवाई हैं। बट अब हम कितने लड़े, हमने रांची में भी आया था वॉशरूम्स के लिए, बट वो बनने थे 12, बस 6 बने और 6 भी कहाँ बने जहाँ पर कोई ट्रांसजेंडर आता जाता नहीं। और मोस्टली ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स बना के उसमें ताला लॉक कर देते हैं। अब ताला ही लॉक रहेगा तो फिर लोग कैसे वहाँ पर यूज़ करेंगे? और उनको ऐसी जगह पे स्थापित करने जहाँ पर लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बस स्टैंड्स में हो गया या फिर रेलवे स्टेशंस पे हो गया या पब्लिक स्पेसेस में हो गया, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, बट उस जगह पे होती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हमारी डिमांड है कि आप ऐसे जगहों पे बनाओ जहाँ पर कि लोगों को वो अवेलेबल हो सके। और एक बात है, हमारे लोगों को आश्रय गृह का बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि अभी तक इसके बारे में हमने बहुत सारे पत्र दिए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने पत्र दिए लगभग, बट आज तक आश्रय गृह का कोई भी बात ऊपर उठ के नहीं आता है। क्योंकि हमारे बच्चों को जब अबेंडन कर दिया जाता है, फैमिली से जब दूर हो जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? फिर उनको गुरु चेला सिस्टम में करना पड़ता है। और वहाँ पर आप गुरु चेला सिस्टम में आप यदि एक बार ढल जाते तो आपको आपका गुरु जो पेशा करता है आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप रह नहीं पाएंगे। तो वो फिर उनका हायर क्वालिफिकेशन हो नहीं पाता है। तो फिर आप फिर सोसाइटी ही बोलती है कि ये देखो वो मांग रहे हैं, जब आपने उतना हमको दिया ही नहीं है तो हम फिर और क्या करेंगे? हम जीवनी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे को सोसाइटी बस यही थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से नीड है कि हमको आश्रय गृह जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बस दे दे। वो हाँ, वही काफ़ी है हमारे लिए। आपके मतलब आपके समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते होंगे जैसे पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत भी होती है, तो उनकी पढ़ाई कैसे हो पाती है? मैंने तो मैम पढ़ाई लिखाई मतलब मेरे साथ भी इतना ज़्यादा बुलिंग होता था कि छोटे में मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई अपनी कर पाई हूँ। और मैं संजीवेश रांची से पास आउट हूँ। तो मैंने देखा कि सोसाइटी का क्या रोल रहता है। कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसके साथ बुलिंग और हरासमेंट बहुत हद तक होती है। स्कूल्स में एंटी बुलिंग सेल्स होनी चाहिए जिसके वजह से, और काउंसलर्स होने चाहिए जिससे बच्चे खुल के बात कर सके। यदि उनके साथ बुलिंग हो रही है तो वो किसी से शेयर कर पाएँ। मेरे साथ जब बुलिंग होती तो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर किया, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किलें आई। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे कैसे करके मैंने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया। आगे मैं मास्टर्स डिग्री की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोसाइटी और स्कूल से यही आग्रह करूँ कि अपने बच्चों को सेंसिटाइज़ करें। सबसे पहले टीचर्स को सेंसिटाइज़ करें, टीचर्स को बताएं कि ट्रांसजेंडर और LGBTQ के बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने अभी रिसेंटली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में सेंसिटाइज़ किया। एक्साइटी गम्हरिया एक इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, वहाँ जाके हमने आरकाजन यूनिवर्सिटी में हमने सेंसिटाइज़ किया। तो ये हमारी तरफ से प्रयास थी। मैं गवर्नमेंट और स्कूल से बोलूँगी आप आगे आके बोलो कि हाँ हमारे यहाँ ज़रूरत है, आप सेंसिटाइज़ करो। तो ये अप्रोच कॉलेजेस की तरफ से भी होनी चाहिए। अब हम इतने 20th सेंचुरी में आ गए, लेकिन आज भी हम इन मुद्दों का ऐसे स्टीरियोटाइपिंग वे से देखते हैं कि हाँ क्या कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि हम भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, तो हमको भी जानना है कि हाँ ये लोग कौन हैं और इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए।